हाय एवरीवन, मैं हूं जय। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मेरी दिन की शुरुआत होती है ब्रेकफास्ट करने के साथ में, और आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ गेस्ट किचन में आके किया है ब्रेकफास्ट। तो आज मैं जाने वाला हूँ दो म्यूजियम, जिसमें से एक म्यूजियम जो है एक साइंस म्यूजियम है। इसके बाद मैं जाने वाला हूँ दिस इज हॉलैंड, जो कि एक तरीके से 4D सिमुलेटर है। तो अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पे न्यू साइंस म्यूजियम में, और ये एक तरीके का साइंस म्यूजियम है। तो मैं बता दूं साइंस म्यूजियम में क्या होता है कि जो साइंटिफिक चीज़ें होती हैं या फिर एक्सपेरिमेंट करने की चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर होती है। तो जो किड्स हैं या यंग लड़के हैं या लड़कियां, वो यहाँ पर आते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो दैट इज़ वेरी वंडरफुल। अगर आपने मेरा ना डेनमार्क वाला वो देखा हो ब्लॉग, तो उसमें भी मैं एक्सपेरिमेंटियम में गया हूँ, जहाँ पे मैंने दिखाया था आपको कि कैसे कैसे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो कि हमारे यहाँ पर IITians को कराया जाता है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पर कितनी ज़्यादा वो है कि नॉलेज बढ़ती है और ये सारी चीज़ें। तो इस म्यूजियम को भी मैं बता दूं कि जो मेरा IAMSTERDAM कार्ड है उसके अंदर इंक्लूड है, तो मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ा था। और यहाँ पर जो बैग रखने के लिए क्लॉक रूम भी था, तो मैंने अपना बैग रखा और क्लोज करके चाबी अपने पास रख ली। चूंकि सुबह का टाइम था तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे एक कॉफ़ी पी जाए। तो मैं यहाँ पर अंदर आया तो एक कैफ़े था, तो कैफ़े में हमने एक कॉफ़ी ली और कॉफ़ी काफ़ी अच्छी थी। मैं आपको बता दूं ये साइंस म्यूजियम काफ़ी अच्छा था, क्योंकि देखो ना, जो जैसे मैं लास्ट टाइम गया था डेनमार्क में एक्सपेरिमेंटियम में, जो मैंने वहाँ पे चीज़ें देखी थी वो ये थी कि ये लोग जो ना प्रैक्टिकल थिंग्स पे ज़्यादा वर्क करते हैं। तो आप खुद ही सोचो कि अगर एक बच्चा है जो बिल्कुल अपनी अर्ली एज से 4-5 साल की उम्र से वेव्स के बारे में पढ़ता है, कैसे फोर्सेस वर्क करती हैं, न्यूटन के लॉ, तो आप खुद ही सोचो कि उसका डेवलपमेंट कितना ज़्यादा होगा। और यहाँ पे सारी चीज़ें ना फन वे में सिखाई जाती हैं। ऐसा नहीं कि नहीं कि ये इक्वेशन रही, ये लो, ये कैलकुलेट करो, कुछ नहीं। वो बिल्कुल ही सिंपल सी चीज़ें, आप आओ एक्सपेरिमेंट करो। बाकी जब आपको क्यूरियोसिटी हो कि हाँ कि ये चीज़ कैसे वर्क कर रही है, तब आप उसके बारे में जानो कि हाँ इसका फोर्स ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो मैं आपको बता दूं ना कि ये इस तरीके के जो साइंस म्यूजियम होते हैं, मैं भी चाहता हूँ इंडिया में हो, क्योंकि ये डेवलपमेंट के लिए बहुत ही वो रहते हैं कि आप खुद ही सोचना, अगर 4 साल का 5 साल का बच्चा इस तरीके से चीज़ें सीखेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा बाय डूइंग कि हाँ वेव कैसे काम कर रही है, साउंड कैसे ट्रेवल करता है, तो देन यू कैन थिंक कि वो आगे चल के जो चीज़ें पढ़ेगा वो उसको वैसी गैदर आ जाएंगी ना कि हाँ कि ये चीज़ तो ऐसे काम करती थी, जो मैंने बचपन में खेल खेल में जो प्रैक्टिकल करे थे, तो वो उसको रिलेटेबल लगने लगेगी। उससे उसकी पढ़ाई काफ़ी आसान हो जाती है। और इसीलिए मैं यूरोप को सबसे ज़्यादा लाइक करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ की सिटियों में एजुकेशन पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ जो मुझे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली जो मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा नई थी, जैसे कि यहाँ पे एक इंफ्रारेड कैमरा भी था, और आप यहाँ पे ना नल भी थे। मतलब नल का तो मैं पहले देख चुका था, लेकिन वहाँ पर पूरा थियोटिकल दिखा रखा था, नहीं मतलब प्रैक्टिकली दिखा रखा था कि कैसे आप हैंड पंप चलाते हो तो पानी सक करके ऊपर को आता है। तो ये सारी जो चीज़ें थी ना, जब मैं देख रहा था तो मुझे पता चल रहा था कि हाँ बहुत सारी चीज़ें मैं भी नहीं जानता हूँ, जबकि मेरा खुद का साइंस स्ट्रीम था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना ज़्यादा इन लोगों ने अच्छे से वो कर रखा है कि हाँ कि कैसे ये चीज़ें वर्क करती हैं। और प्रैक्टिकली इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट थे कि मैं आपको गिन नहीं सकता। ये तो जो वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ आपको ना कि कुछ ही एक्सपेरिमेंट है। ओवरऑल यहाँ पे ये पूरी की पूरी बिल्डिंग है, और वो भी शायद 2 या 3 मंजिल की। तो आप खुद ही सोचो कि बच्चे कितना कुछ सीख रहे होंगे यहाँ पर। तो इसी म्यूजियम में मुझे मिली थी लेबोरेटरी, जो कि है केमिस्ट लेबोरेटरी। तो मैं यहाँ देख के दंग रह गया कि छोटे छोटे बच्चे जो थे कंपाउंड के साथ खेल रहे थे। यहाँ पर जो ना हम पहले ट्यूब के अंदर केमिकल डाल के केमिस्ट्री लैब में करते थे, कोट पहन के, सफ़ेद कोट पहन के, जो एक्सपेरिमेंट मैंने जो अपने पहले एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करा था वो 9th क्लास में किया था। और यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको भी अलाउ करा जा रहा था। यहाँ पे बच्चों के लिए माइक्रोस्कोप लगाए रखे हैं कि आप माइक्रोस्कोप में देख के कंपाउंड देख लो, और जो चीज़ें हैं मैग्नीफाई करके देख लो, जो कि मैंने 11th से पहले कभी नहीं देखी थी। तो आप सोचो कि यहाँ पे किस हिसाब से बच्चों की ट्रेनिंग की जाती होगी कि मतलब छोटे छोटे बच्चे भी आके यहाँ पे लेबोरेटरी वाले एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं केमिस्ट्री के। हमें तो केमिकल को छूने भी नहीं दिया जाता था, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे प्यून होता था केमिस्ट्री का, वही सबको निकाल के केमिकल देता था लिमिटेड अमाउंट में। और जबकि यहाँ पे बच्चे खुद ही चीज़ों को पढ़ के निकाल सकते हैं केमिकल और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेबोरेटरी से निकलने के बाद में जब मैं नेक्स्ट सेक्शन में गया तो वो था एक ह्यूमन सेक्शन। ह्यूमन आप ये बोल दो बायोलॉजिकल सेक्शन, जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें थी, जैसे कि ह्यूमन बॉडी किस तरीके से काम करती है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कैसे DNA वर्क करता है। तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे लगा रखी थी। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि यार क्या वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा होगा। तो और इसमें भी मैं बताऊँ ना कि केवल ह्यूमन ही नहीं, जो दूसरे भी बायोलॉजिकल वो होते हैं एनिमल्स, उनके भी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई थी। जैसे कि सांप का बच्चा जब पैदा होता है तो उससे पहले वो किस तरीके का दिखता है,
अंडे के अंदर। इसी तरीके से जो ह्यूमन का बेबी होता है वो बूम में किस तरीके से दिखता है। तो यही सारी चीज़ें ना वहाँ पे उन्होंने एक अच्छी तरीके से कंटेनर में सील करके रख रखी थी ताकि आप आराम से देख सको। तो यार नॉलेज तो मिलेगी। और यहाँ पे मैं बोलूँगा ना कि आप अच्छा सा टाइम लेके आना, क्योंकि मेरा क्या रहता है कि मैं 1-2 घंटे में जल्दी से जल्दी ख़त्म करके मुझे दूसरी जगहों पे भी जाना होता है। बट अगर मुझे टाइम मिले तो एक दिन यहाँ पे आराम से बिताया जा सकता है। तो अब टाइम हो चुका था यहाँ से जाने का और अब मैं यहाँ से बैग कलेक्ट करके जा रहा हूँ बाहर। तो एम्स्टर्डम में जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है ना वो यहाँ की कैनाल लगती है। जब भी आप बाहर निकलोगे ना तो कैनाल से जो बोट्स हैं वो जाती हुई काफ़ी खूबसूरत लगती हैं और फिर पूरा सिटी का व्यू वंडरफुल रहता है। तो यहाँ से मैं मेट्रो लेके जाने वाला हूँ रिस्क म्यूजियम में, और ये म्यूजियम काफ़ी बड़ा म्यूजियम है। तो म्यूजियम जाने से पहले मैंने सोचा क्यों ना लंच कर लिया जाए, क्योंकि म्यूजियम में लगने वाला है काफ़ी ज़्यादा टाइम, तो बेहतर रहेगा कि हम लंच करके जाएं। तो लंच के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे पास के एक रेस्टोरेंट में जो है एक फलाफल रेस्टोरेंट। तो आपको पता ना हो कि फलाफल क्या होता है, ये एक तरीके से मिडिल ईस्ट की ना वेजिटेरियन डिश होती है। तो आप अगर यहाँ से खाओगे तो मोस्टली ना आपको फलाफल जो होगा वो वेजिटेरियन ही मिलता है। तो आप अगर आप फलाफल ले रहे हो तो आप आंख मूंद के ये सोच सकते हो कि उसमें कोई मीट और अंडा नहीं होगा। तो लंच करने के बाद मैं आ चुका हूँ मैं यहाँ पे रिस्क म्यूजियम में। तो इस म्यूजियम की आपकी मैं बता दूं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कलेक्शन है और आई थिंक पूरी 4 फ्लोर हैं। तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा म्यूजियम है और यहाँ पे अच्छा खासा टाइम भी लगने वाला है। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो 4 घंटे जरूर सोच के आना कि हाँ 4 घंटे लगेंगे, क्योंकि 4 फ्लोर है और हर फ्लोर पे अद्भुत चीज़ें हैं। तो जो रिस्क म्यूजियम है ये काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रहती है भीड़। तो इस भीड़ पे रहने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे टाइम बेस्ड टिकट मिलता है। तो अगर आपको जो टाइम मिला है उसी टाइम पे आपको आना है, उससे पहले आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो अभी थोड़ा टाइम था तो हमने यहाँ पे बाहर देखा एक म्यूजिक शो, नॉट म्यूजिक शो, जो स्ट्रीट पे एक तरीके से ना लोग गाने बजाते हैं गिटार वगैरह। तो वो आप देख सकते हो कि मैंने रिकॉर्ड किया है। तो नीदरलैंड में जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी है वो यहाँ के म्यूजियम में है क्लॉक रूम। आप कोई भी बैग लेके आ रहे हो या फिर आप कोट पहन के आ रहे हो तो आप आराम से यहाँ क्लॉक रूम में उसको जमा करवा सकते हो। तो पहले सेक्शन में जो मुझे देखने को मिला है वो है यहाँ पर आर्ट गैलरी कलेक्शन। तो आप भी देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी तरह तरह की पेंटिंग्स हैं और ये पेंटिंग्स काफ़ी पुरानी है, कुछ 600 साल पुरानी है, कुछ 700 साल पुरानी है। यहाँ पे पेंटिंग्स के बाद में मुझे जो देखने को मिला है वो है स्कल्पचर्स। तो आप देख सकते हो काफ़ी तरह तरह के स्कल्पचर्स हैं जो कि एक तरीके से नक्काशी करी गई है मूर्तियों के ऊपर। और उसके बाद में जो मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे पेंटिंग्स बोलो या फिर स्कल्पचर मिलो वो एक चीज़ की मिलती हैं, वो है क्रिश्चियन रिलीजन के। तो जीसस से रिलेटेड और ये सारी वर्जिन मैरी से रिलेटेड काफ़ी सारी मेडलिव आर्ट थी। तो मेडलिव आर्ट क्या होती है, मतलब जो हम हिंदी में बोले तो इसको मध्यकालीन बोलते हैं, मेडलिव एज। तो उस समय जो बनाई गई थी काफ़ी सारी पेंटिंग्स और जो लकड़ियों पे पहले बनाई जाती थी तो इसको वुडन आर्ट बोलते हैं। तो वो यहाँ पर भर भर कर है, आप देख देखते थक जाओगे। मैं तो रिकॉर्ड करते करते थक गया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, पेंटिंग, स्कल्पचर्स और ये सारी चीज़ें जो वुडन पे होती थी वो दिखाई दे रही हैं, जो कि मेडलिव एरिया की है। और मेडलिव एरिया बहुत पुराना है, मैं बोलता हूँ कि 1500 साल तो पुराना है ही। इसके बाद में गया यहाँ के नेक्स्ट सेक्शन में जहाँ पे थी काफ़ी सारी नाव, जिसको हम बोलते हैं बोट्स। तो बोट्स थी, छोटी छोटी मिनीचर बोट्स थी। और वहाँ पे फिर जो आर्मरी वाली चीज़ें भी थी, जैसे कि बंदूक हो गई, पिस्टल्स हो गई, ये काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें जो कि उस समय चलती थी 500-600 साल पहले। मतलब जब आइलैंडों पर जाया करते थे या फिर नई कंट्री की तलाश करते थे तो उस समय जो इसके मिनिएचर वर्जन बनाए गए थे कि कैसे कैसे बोट दिखनी चाहिए। फिर उसके बिगर वर्जन बनाए गए थे इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रैवल के लिए। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे शोकेस की जा रही हैं। इसके बाद में मूव हुआ इसके नेक्स्ट सेक्शन में, जहाँ पे क्या था कि जो ज्वेलरीज होती थी वुमेंस या फिर जो किंग्स होते थे उनकी जो ज्वेलरीज होती थी वो यहाँ पे शोकेस करी गई है कि कैसे पुराने ज़माने में लोग किस किस तरीके की ज्वेलरी और क्या क्या डिज़ाइन पहनते थे। और इसके बाद जब मैं नेक्स्ट मूव किया तो पता चला कि वहाँ पे क्लोथिंग भी है। तो क्लोथिंग में ये दिखाया गया था कि पहले की औरतें जो थी वो किस तरीके के कपड़े पहनती थी, पहले के लड़के और आदमी हुआ करते थे वो कैसे कपड़े पहनते थे। और जो कपड़े देख के मुझे लगा कि
लड़कियों के लिए काफ़ी हार्ड हुआ करता था कपड़े पहनना, क्योंकि वहाँ उनको क्या होता था, उनकी कमर पे ना काफ़ी ज़्यादा टाइट करके बांधा जाता था ताकि वो पतली रहें, तो और मतलब शेप में रहें, तो उसके लिए ना काफ़ी ज़्यादा टाइट कपड़े उनको पहनाए जाते थे। तो यहाँ पे मुझे टॉप फ्लोर पे मिला एक एरोप्लेन देखने के लिए, जो कि काफ़ी बड़ा था। तो आप सोचो कि यार वो कैसे एक बड़े प्लेन को एक म्यूजियम के अंदर लेके आए होंगे, वो भी सिंगल पीस में। तो यहाँ पर जो है इन्होंने म्यूजियम के अंदर एक बड़ा एयरप्लेन भी रख रखा है। जब एयरप्लेन देखने के बाद में जब मैं नेक्स्ट सेक्शन में मूव हुआ तो मुझे पता चला कि यहाँ पे काफ़ी सारा बोल्ट जो पेंटिंग्स हैं वो भी रखी हुई हैं। तो आप इसको ना गलत वे में मत लेना, क्योंकि देखिए ये यहाँ का कल्चर का पार्ट था। पहले की जो पेंटिंग्स होती थी उनमें ये सारी चीज़ें रहती थी। तो अगर आप सोचो कि नहीं ये तो हमारे लिए गलत लगता है, पर ऐसा नहीं है। उनके लिए कल्चरली वो चीज़ पहले हुआ करती थी और अभी भी है, और आपके कल्चर के हिसाब से वो चीज़ें गलत हो सकती हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि ये कैसे हैं बिना कपड़ों के, तो वो आप ध्यान मत दो, क्योंकि हर कल्चर में अलग अलग डिफरेंस रहते हैं। तो आप भी उनके कल्चर की रिस्पेक्ट करो और वो भी आपके कल्चर की रिस्पेक्ट करें। तो इसलिए इसमें ऐसा कुछ वो बात नहीं है कि नहीं ये बहुत गंदी चीज़ें, ये दिखाना नहीं चाहिए या फिर ये होनी नहीं चाहिए। मेरा काम है चीज़ों को दिखाना कि क्या एक्चुअल वहाँ पे कल्चर है, क्या वहाँ पर हिस्ट्री रही है। तो आई विल कवर एवरीथिंग। मैं ये नहीं सोचता कि नहीं कि ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सही नहीं दिखेगा या इसको हटा देता हूँ। जो भी चीज़ है मैं वही दिखाना चाहता हूँ आपको, जो आप वहाँ जाके देखोगे। तो अब पूरा म्यूजियम कवर करने के बाद में टाइम हो चुका था यहाँ से जाने का। तो अब मैं निकलने वाला हूँ बाहर। तो लास्ट ब्लॉग की तरह अब मैं बोट लेके जाने वाला हूँ दूसरी पार। जैसे कि आपने देखा था कि लास्ट ब्लॉग में मैंने फिल्म म्यूजियम और जो एडम लुकआउट दिखाया था, तो उसी के पास में दिस इज हॉलैंड। तो मैं आपको बता दूं दिस इज हॉलैंड की क्या स्टोरी है। ये एक तरीके का 4D सिमुलेटर है। तो दिस इज हॉलैंड जो था, मेरा आई एम्स्टरडैम कार्ड जो था उसके अंदर इंक्लूडेड था। तो आप सोच सकते हो कि मैंने कितना पैसा बचाया है अपना आई एम्स्टरडैम कार्ड लेने के बाद में। तो यहाँ का मैं बता दूं, तो यहाँ पे क्या हुआ, टिकट लेने के बाद में हम बैठे, फिर हमारी टाइमिंग आई। तो टाइमिंग के लिए क्या होता है कि एक तरीके से ना सर्कुलर सीढ़ियाँ हैं, वहाँ पे हम जाने लगे थे। और उसके बाद में क्या होता है कि हमें एक रूम में बैठा दिया जाता है और उस रूम में एक पिक्चर दिखाई जाती थी। और मैं यहाँ पे हो गया था बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड, क्योंकि मुझे लगा था कि यार ये तो कुछ 3D या 4D कुछ बोल रहे थे, सिमुलेटर है, ये है वो है, पर ये तो हमें सादा मूवी दिखा रहे हैं। ये तो बिल्कुल प्लेन उस पर मूवी है, ऐसा भी नहीं कोई 3D ग्लास या 4D ग्लास दिया हो तो जिससे मैं बोलूँ कि। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारा पैसा हो गया है ख़राब, क्योंकि ये वर्थ इट नहीं है एक्सपीरियंस। फिर उन्होंने बाद में बताया नहीं ये तो बस आपको ऐसा इन्फॉर्मेटिव के लिए ये वीडियो दिखाई जा रही है, जो नेक्स्ट चीज़ है वो है आगे। तो अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ की सोविनियर शॉप में, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो 4D सिमुलेटर था वो हो चुका है ख़त्म। तो मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया, उसकी वजह थी कि वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक्सपीरियंस था। तो इसमें होता क्या है कि आप जाते हो और जाके जो सीट है उस पर बैठ जाते हो और वहाँ पर आपको लगानी पड़ती हैं स्ट्रिप और ये सारी चीज़ें, और जो भी आपकी पॉकेट के अंदर है वो आपको या इधर जमा करना पड़ेगा या फिर उसको जिप के अंदर रखना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है आपको एक तरीके से ना जिस चेयर पे आप बैठते हो वो चेयर उठ के हवा में लटक जाती है बिल्कुल, और उस हवा में लटकने के बाद में आपको दिखाई जाती है एक 4D मूवी। और वहाँ पर क्या होता है कि आपके ऊपर पानी भी गिरेगा और आप पूरा झुकोगे भी। तो आप ये समझ सकते हो कि वो एक तरीके से एडवेंचर एक्टिविटी है और ये मस्ट एक्टिविटी है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया दिस इज हॉलैंड में, क्योंकि आप खुद ही सोचो ना कि आप हवा में लटके हुए हो और कभी इधर जा रहे हो कभी उधर जा रहे हो। तो यहाँ पर होता क्या है, बेसिक स्टोरी में बता देता हूँ। ये जो है एक तरीके से पूरा नीदरलैंड का टूर देते हैं, नीदरलैंड बोल दो या फिर हाँ नीदरलैंड का ही टूर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वो जगह जगह पे लेके जाते हैं आपको एयरप्लेन में बिठा के। तो आप जो होते हैं अपनी कुर्सी में होते हो, पर आपका पर्सपेक्टिव जो होता है वो एक तरीके से ना एरोप्लेन का होता है। तो कभी वो आप बिल्कुल पानी के पास से निकलते हो, कभी हवा में उड़ते हुए जाते हो। तो मैं बता सकता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। आप हवा में लटके हुए हो, कभी इधर गिर रहे हो कभी उधर गिर रहे हो, पर आप एक्चुअल में गिरोगे नहीं, क्योंकि आप हवा में बिल्कुल लटके हुए हो और बिल्कुल सेंटर में जाके लटकाती हैं आपको, ऐसा भी नहीं कि आगे पीछे। मेरे तो बहुत दिल की धड़कनें बढ़ रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा और अबॉर्ड कर देता हूँ, बट आखिर में मैंने किया और ये बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा। तो आई वुड रिकमेंड कि आप ये एक्टिविटी जरूर करो, क्योंकि देखो पहले तो ये आई एम्स्टरडैम कार्ड के अंदर है और दूसरा ये वंडरफुल है।
4D सिमुलेटर मुझे नहीं लगता कि हर जगह आपको आसानी से मिल जाता है। यहाँ पर प्रॉपर एक तरीके से VR वाला एक्सपीरियंस देते हैं, आप खुली आंखों से सब चीज़ देखते हो और पूरा का पूरा एक्सपीरियंस करते हो, कभी आप इधर गिरोगे कभी उधर। तो आई वुड केस से कि आप ये एक्टिविटी ज़रूर करो। दिस इज हॉलैंड एक्सपीरियंस कवर करने के बाद मैं बोट लेके आ चुका हूँ यहाँ मेनलैंड पे वापस। तो यहाँ पे मैं जाने वाला हूँ द डोनर कंपनी में, जहाँ से मैं खरीदने वाला हूँ एक डोनर रैपर। तो डोनर रैपर लेने के बाद में मैंने इसको कन्वर्ट करा दिया मील में, जहाँ पे मुझे मिला यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक और फ्रेंच फ्राइज थी। तो यह होने वाला है मेरा आज का डिनर। तो फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही, मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई डेस्टिनेशन के साथ।